बेरोजगारी संबंधी अध्ययन के लिए जितने भी बेरोजगारी के प्रकार हैं उनसे संबंधित आंकड़े एकत्रित नहीं हो सकते हैं और बिना आंकड़ों के आधार पर समय के साथ बेरोजगारी में क्या परिवर्तन हुआ, उसके संरचना में क्या परिवर्तन हुआ और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कार्यक्रम बनाए गए उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए बेरोजगारी संबंधित 3 दरों की चर्चा की जाती है जिसके आधार पर NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन आंकड़े एकत्रित करता है। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, तीन तरह के अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स की बात की गई है। नंबर 1 यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं UPS, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस रेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। दूसरे को बोलते हैं वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसको लिखते हैं WS। ओके, और तीसरी जो दर है उसको कहते हैं करेंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसको कहते हैं CDS या कहीं कहीं DS ही लिखा होता है, DS भी लिखा होता है। यानी यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसको कहते हैं हिंदी में सामान्य स्थिति बेरोजगारी दर। क्या बोलते हैं? सामान्य स्थिति बेरोजगारी दर। दूसरा है साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी और तीसरा जिसका किया हमने उसको बोलते हैं तात्कालिक दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर। दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर। तो 3 तरह की दरों की बात की गई है। एक सामान्य स्थिति बेरोजगारी दर, दूसरा साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी दर और तीसरा दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर। ठीक है। वास्तव में जो सामान्य स्थिति बेरोजगारी दर है इसके लिए समय जो होता है वह 1 वर्ष का होता है। ठीक। साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी दर के लिए 7 दिन। ओके। और दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर के लिए 7 दिन दोनों। इसको बोलते हैं समय दर, यानी एक तरह का टाइम रेट है
डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, ध्यान रखिए। सामान्य सी बेरोजगारी दर के अंतर्गत जैसा कि मैंने कहा कि 1 वर्ष का समय लेते हैं और इसमें ऐसे लोगों को, ऐसे बेरोजगारों को शामिल करते हैं जो सर्वे की तिथि से विगत 1 वर्ष तक रोजगार पाने का प्रयास किया हो और उसे रोजगार न मिला, इन सबको समान स्थिति बेरोजगारी दर में शामिल करते हैं। एक तरह का ओपन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, खुली बेरोजगारी दर। सर्वे की तिथि, कोई सर्वेयर गया, जैसे एनएसएसओ क्या करता है, एनएसएसओ के पास एक टीम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को से संबंधित आंकड़े एकत्रित करती है। तो ये पूछती है कि आपको विगत आज की तिथि से ठीक 1 वर्ष तक आपको रोजगार मिला या नहीं। ऐसे जितने लोग जिनको सर्वे की तिथि से कहा रहा होगा ठीक 1 वर्ष तक, पीछे 1 वर्ष रोजगार की तलाश करते रहे, रोजगार नहीं मिला, उन सबको इसमें शामिल। दूसरे साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी दर, वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट रेट में उन बेरोजगारों को शामिल करते हैं जो सर्वे डेट जो है, जो सर्वेक्षण की तिथि है, उससे ठीक 1 सप्ताह का समय लेते हैं, 1 सप्ताह पहले का समय, और पिछले विगत 1 सप्ताह तक उसे कोई काम न मिला, काम की तलाश किया हो, काम न मिला, तो उसको साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी दर में शामिल करते हैं, सभी तिथि के बाद। ठीक है। दूसरा, डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी 7 दिन का ही समय लिया जाता है, लेकिन डेली का स्टेटस जाना जाता है। इसमें 7 दिन तक रोजगार न प्राप्त किया हो, विगत वीक पूरा का पूरा 7 दिन काम न किया हो, इसमें शामिल करेंगे। लेकिन एक तरह का टाइम रेट है डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, यानी 7 दिन में 7 दिन का अलग अलग डेट का ब्यौरा लिया जाता है, प्रत्येक दिन का, कि किस दिन उसको काम मिला और किस दिन काम। यदि किसी व्यक्ति को किसी दिन, सप्ताह के किसी दिन 4 घंटे से कम काम मिला तो उसको आधे दिन का रोजगार मानते हैं, हाफ डे, और 4 घंटे से अधिक काम मिला तो उसको होल डे एम्प्लॉयमेंट मानते हैं, पूरा 1 दिन। इसलिए उन 7 दिनों का, हर दिन का, डेली है ना, हर दिन का स्टेटस जाना जाता है। इसमें हर दिन का नहीं, 7 दिन, पूरे वीक काम नहीं किया है तब इसमें आएगा। लेकिन इसमें संभव है कि पूरे विगत वीक में काम किया हो, कुछ दिन काम किया, कुछ दिन ना किया हो, तो जिस दिन नहीं किया वो बेरोजगार हो गया। जिस दिन काम किया 4 घंटे से कम मिला तो आधा दिन रोजगार रहा, 4 घंटे से अधिक काम मिला पूरा दिन रोजगार रहा। तो 7 दिन में कितने दिन वो बेरोजगार रहा, उसको हर दिन का स्टेटस लेते हैं, उनको इसमें शामिल करते हैं। ओके, अब ध्यान रखिए, जो रेट होगी, जो एनएसएसओ ने जारी किया है कई बार अपने सर्वे के आधार पर बेरोजगारी की विभिन्न दरों को, उसमें आप देखो तो यूपीएस की जो रेट है अधिक कौन होगा, ध्यान दो। ऐसे लोग, यदि हम उस पर बात न करें कि क्या आंकड़े आए हैं, एक समान अनुभव के आधार पर बात करें, यूपीएस जो खुली बेरोजगारी दर है, ऐसे लोग यूपीएस में शामिल हुए हैं जो विगत 1 वर्ष तक काम की तलाश किया हो, काम नहीं मिला, यूपीएस में शामिल करें। दूसरा, विगत वीक लेते हैं सर्वे की, ये वीक 1 हफ्ता डब्ल्यूएस,
और तीसरा 7 दिन का होगा लेकिन डेली का CDS। सबसे अधिक कौन रेट होगा? सबसे अधिक कौन होगा? CDS। इससे कम कौन होगा? और सबसे कम कौन होगा? बात सुनो, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने साल भर प्रयास किया हो, रोजगार नहीं मिला। ठीक है, एक सप्ताह तक काम न मिला हो, काम का तलाश किया हो, लेकिन इसमें संख्या अधिक हो सकती है। इसीलिए CDS का जो रेट होता है, करंट डेली स्टेटस का रेट, वो वीकली स्टेटस से अधिक होता है, और वीकली स्टेटस का रेट जो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस है उससे अधिक होता है। 3 रेट जो आंकड़े आप लिखोगे उसमें भी यही मिलेगा। अब बात करते हैं कि जब भी स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे कि जो डिफरेंट रेट हैं, डिफरेंट रेट, इसमें फीमेल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? फीमेल F लिख लिया, मेल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का ये लिख लिया। दोनों में कौन अधिक है कौन कम है, स्ट्रक्चर क्या चेंजेज आ रहे हैं। और तीसरा रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में क्या है ये। और एक और पैरामीटर हम लेंगे जिस पर हम बात, अब देखो इसमें कई चीजें हो जाएंगी। फीमेल और मेल, फीमेल मेल की स्थिति रूरल एरियाज में, फीमेल मेल की स्थिति अर्बन एरियाज में, रूरल और अर्बन में फीमेल की स्थिति, अर्बन एरियाज में मेल की रूरल और अर्बन एरियाज में स्थिति। तो कई सारी स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे इन्हीं वेरिएबल से। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात कि जो तीसरा पैरामीटर है कि लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ने के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है क्या घटा है। जैसे हम ले एक इलिटरेट व्यक्ति, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, लिटरेट क्या क्या है, और लिटरेट में फिर हम कहें 5वीं तक की शिक्षा वाले का दर क्या है, 10वीं का, 12वीं का, ग्रेजुएशन लेवल स्नातक स्तर पर, और फिर प्रास्नातक पर, उसके बाद PhD होगा। जब परसेंटेज निकालोगे तो प्रायः मिलेगा जैसे जैसे एजुकेशन की रेट क्या हो रही है, यानी एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, वैसे से अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी क्या मिलेगा आपको, बढ़ता हुआ मिलेगा, बढ़ता हुआ आंकड़े। ठीक है, इनमें क्या संबंध होगा, एक बहुत छोटा सा, आंकड़े बहुत सारे हैं लेकिन उन सब पर चर्चा करना थोड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल इसलिए काम है, समय का अभाव है, इसलिए एक तरीका हम लोग निकालेंगे जिससे हम उसको समझ सकें। जैसे ये मेरा अपना है, कहीं किताब का नहीं है। फिर मैं एक एनालिसिस है जिसकी मैं चर्चा करूँगा। ध्यान, आंकड़े जो आप लिखोगे, चाहे आंकड़े लिख लो, लेकिन वो आंकड़े आप किताबों में पढ़ लीजिएगा। उन आंकड़ों के आधार पर जो विश्लेषण मिलेगा उसको मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ लिख लिया मैंने मेल, यहाँ लिख लिया फीमेल, ओके, यहाँ लिख लिया रूरल एरियाज, यहाँ लिख लिया अर्बन एरियाज। इसमें हमने लिख लिया मेल में UPS, WS और CDS। यहाँ लिख लिया हमने UPS, WS और
यूपीएस, डब्ल्यूएस और सीडीएस। ओके। समय के साथ यूपीएस में कमी आई है, डब्ल्यूएस में ही कमी आई है मेल, और इसमें भी कमी आई है, यहां भी कमी। यानी हर बेरोजगारी के दर पर महिला बेरोजगारी और पुरुष बेरोजगारी दोनों समय के साथ क्या हुआ, कम हुआ। आंकड़े जब लिखेंगे तो उसमें मिलेगा। दूसरा, ये रूरल एरिया में मिला है, अर्बन एरिया में भी क्या हुआ, कम हुआ। अर्बन एरिया में कम हुआ। फीमेल का भी तीनों, यानी क्या हम देख रहे हैं कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, मेल और फीमेल दोनों का हर बेरोजगारी दर कम हुआ है। ओके। दूसरी बात कि जो अर्बन एरिया में रूरल एरियाज की अपेक्षा जो बेरोजगारी दर है वो अधिक है। ये आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए जितने आंकड़े आप पढ़ोगे बुक में, उसमें यही एनालिसिस आएगा। पहला क्या बोलेंगे, जो मैंने कहा कि रूरल एरियाज में अर्बन एरिया की अपेक्षा हर बेरोजगारी दर पर अलग अलग करो, यूपीएस यानी खुली बेरोजगारी पुरुष की भी और महिला की भी शहरी क्षेत्र की अपेक्षा कम है। ठीक, ओके। यहां भी कम है, मेल फीमेल दोनों। दूसरी बात क्या देखा आपने, फिर इस पर लेकर बात कर सकते हो कि डब्ल्यूएस क्या है, घटा है दोनों एरिया में, लेकिन रूरल एरियाज में अर्बन एरिया की अपेक्षा कम है। फिर इस पर आप बात कर सकते हैं सीडीएस पर, सीडीएस कम हुआ है समय के साथ, लेकिन अभी भी रूरल एरियाज में अर्बन एरिया की अपेक्षा कम है। अब ध्यान, अब मेल फीमेल का देखो, चाहे अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो, बेरोजगारी की हर दर पर अब पॉइंट करने के लिए अलग अलग कर सकते हैं, उतने सारे पॉइंट्स बन जाएंगे अलग अलग। एक बार दिखाओ, यूपीएस के आधार पर महिला बेरोजगारी दर पुरुष बेरोजगारी की दर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला बेरोजगारी दर पुरुष बेरोजगारी दर की अपेक्षा खुली बेरोजगारी दर अधिक है। फिर दूसरे इसके लिए भी कर सकते हो, ठीक है। अर्बन एरिया में ठीक है, इसलिए कि प्रत्येक बेरोजगारी दर पर महिला बेरोजगारी अर्बन एरिया में पुरुष बेरोजगारी दर की अपेक्षा अधिक है। यानी महिलाओं की बेरोजगारी दर क्या है, अधिक है, चाहे रूरल एरिया जो हो चाहे अर्बन एरिया। ठीक है, अर्बन एरिया में बेरोजगारी दर रूरल एरिया की अपेक्षा अधिक है। आप देख रहे हो ना, कुछ निष्कर्ष निकला। एक तो फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज ग्रेटर देन मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पहला। हर रेट पर, चाहे यूपीएस के रेट पर बात करो, चाहे वीकली स्टेटस पर बात करो, चाहे आप डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर बात करो। ठीक है, आंकड़े मैं नोट नहीं करा रहा हूँ, जितना आंकड़े आपकी किताब में दिए हैं उसको एनालाइज करोगे, यही निष्कर्ष आएगा, यही विश्लेषण है।
और ये विश्लेषण आपकी किताब में नहीं है, ये मेरा अपना है। सारे आंकड़ों को देख करके मैंने उसको ऐसे तैयार किया कि आसानी से आप लिख सकते हैं, अदरवाइज कंफ्यूज करिए। ठीक है, तो ये स्थिति मिलेगी। दूसरा मैंने अभी कहा कि जो जैसे जैसे लिटरेसी रेट स्टूडेंट करिए, जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ेगी, आंकड़े आपके बुक में है, आप उसका लिख लीजिए। जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ती है या जैसे जैसे लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ता है, वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, बढ़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर एजुकेशन लेवल पर समय के साथ बेरोजगारी की दर में कमी आई। बेरोजगारी दर क्या हो रही है, बेरोजगारी की दर कम हो रही है। आप क्या देख रहे हो इस समय, बेरोजगारी की दर घटी। जो आंकड़े अभी तक प्राप्त हैं उन आंकड़ों से ऐसा लगता है। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि भारत में जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी की स्थिति तो है, इसका क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? एक कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना ऐसी है कि बढ़ती हुई श्रम शक्ति को एब्जॉर्ब नहीं करता। चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे टर्सरी सेक्टर, इनका ग्रोथ क्या है, बहुत बेहतर नहीं है। इन सेक्टर्स का ग्रोथ कम है। दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, वो भी क्या लो है, कम है। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या है, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी मतलब क्या होगा, यानी ग्रोथ के साथ जैसे उत्पादन बढ़ता है तो क्या होता है, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ता है। ठीक है, उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन उसके साथ जो रोजगार जनरेट होना चाहिए वो जनरेट नहीं हो। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कम है। और सबसे अधिक कम किसमें है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ही कम हो गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बिलो 1, 1 से कम है, बहुत कम हो गई है। क्यों? क्योंकि कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया है, मशीनों का प्रयोग बढ़ रहा है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटी है लगातार हो गई। दूसरी बात, भारत में जो मीडियम, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज है, MSMEs, उनका उसमें रोजगार को लेबर फोर्स को एब्जॉर्ब करने या उनके रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करने की क्षमता बहुत अधिक है, लेकिन उनकी ग्रोथ रेट क्या है, धीमी है। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति। इसके साथ ही साथ आप इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि भारत में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो अधिक है, लेबर फोर्स की ग्रोथ रेट अधिक है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट है। एक और बिंदु जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो यह है कि लोगों का जो माइंडसेट है उस समय के साथ बदला है। लोग क्या हुए हैं, अधिक जो दृष्टिकोण है अधिक आर्थिक हुआ है। लोग का दृष्टिकोण क्या हुआ है, अधिक आर्थिक हुआ है। यानी हर व्यक्ति क्या करना चाहता है, रोजगार करना चाहता है। क्यों? वेजेज, अट्रैक्टिव वेजेज हुई हैं, इसलिए हर व्यक्ति जो वर्किंग पॉपुलेशन में शामिल है वो लेबर फोर्स का हिस्सा बनना चाहता है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसकी है, यानी आधी जनसंख्या जो पहले एम्प्लॉयमेंट को प्रेफर नहीं करती थी भारतीय सामाजिक संरचना में, अब क्या हो रहा है, वो सामाजिक जो रूपांतरण है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये अच्छी बात है, वो हुआ है, तेजी के साथ हुआ है। और जो महिला जॉब सीकर्स हैं उनकी बेतहाशा वृद्धि हुई, वो हम देख भी रहे हैं। आप देखो
फीमेल क्या है, फीमेल एम्प्लॉयमेंट रेट मेल की अपेक्षा बहुत अधिक है। आप देख रहे हैं कहीं भी, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। तो उनमें जो पहले था अचानक क्या हुआ, बहुत तेजी से उसमें वृद्धि हुई। ठीक है, ये एक कारण है। इसके साथ ही साथ कई बार इस बात का जिक्र किया जाता है कि भारत जैसे देश में जहाँ जहाँ जो श्रम बहुल है, लेबर एबंडेंट कंट्री है, श्रम प्रचुर मात्रा में है, यहाँ पर श्रम गहन तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे बढ़ती हुई श्रम शक्ति को रोजगार मिल सके। लेकिन वास्तव में पूंजी गहन तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। पूंजी गहन तकनीक क्या होती है, एक तरह की लेबर डिस्प्लेसमेंट टेक्निक होती है। अब प्रश्न यह है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो उपयुक्त तकनीक है उत्पादन की, उसका उपयोग नहीं हुआ, अनुपयुक्त तकनीक का हम प्रयोग कर रहे हैं। लेबर एबंडेंट कंट्री होने की वजह से जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसकी जो बहुतायत मात्रा में होगा वो क्या होगा, सस्ता होगा। जो साधन प्रचुर मात्रा में होगा क्या होगा, वो सस्ता होगा। कैपिटल कम है इन कंपेरिजन टू लेबर, तो कैपिटल क्या होगा, महंगा होगा। किसी भी प्रोड्यूसर को जब तकनीक का चुनाव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कम लागत वाले साधन का। तो करना क्या चाहिए, लेबर इंटेंसिटी, यानी ऐसी तकनीक जिसमें श्रम की मात्रा पूंजी के सापेक्ष अधिक हो, ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन भारत में उल्टा हो, पूंजी गहन तकनीक का प्रयोग होगा। तो कहीं ना कहीं जो थ्योरेटिकली बात हम कह रहे हैं कि लेबर एविडेंसी होने के बाद भी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज न करके हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक प्रयोग कर रहे हैं, कहीं कहीं थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पे कुछ अंतर है। ध्यान दें, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं, क्यों नहीं श्रम गहन तकनीक का उत्पादन में प्रयोग किया जा रहा है। ये श्रम, जैसा थ्योरेटिकली हम बता रहे हैं, श्रम के प्रचुर मात्रा है, क्यों नहीं? इसलिए नहीं हो रहा है कि श्रम सस्ता कब होगा। लेबर एबंडेंट कंट्री है कोई भी देश, जो साधन वहां प्रचुर मात्रा में होता है वो तब सस्ता होगा जबकि बाजार के शक्तियों के द्वारा उनके कीमत का निर्धारण किया जाए। प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, तब डिमांड सप्लाई फोर्सेस जब तय होगा तो निश्चित रूप से श्रम क्या होगा, सस्ता होगा, और पूंजी क्या होगा, मांग। आप आए दिन देखिए क्या श्रम की कीमत बाजार की शक्तियों से तय हो रहा है? नो, मिनिमम वेज लॉ है, न्यूनतम मजदूरी कानून है। श्रम अधिक होते हुए भी एक न्यूनतम मजदूरी से एक मजदूरी कम नहीं दे सकते हैं आप, और न्यूनतम मजदूरी क्या होगी, लगातार बढ़ेगी। मजदूरी क्या हो रही, लगातार बढ़ रही है। तो जो प्रचुर मात्रा में क्या हो रहा है, उसकी कीमत क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। कैपिटल की जो कॉस्ट है प्रोड्यूसर के लिए वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, लगातार घट रहा है। जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको आप देखो तो क्या मिलेगा, उसकी ब्याज दर लगातार कम की जा रही है। तो ब्याज दर कम की जा रही है, देखो होना क्या चाहिए, ओपन मार्केट में होगा क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा यदि मार्केट फोर्सेस तय हो, और वेज क्या होगा, कम होगा। इस केस में जो प्रोड्यूसर है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक प्रयोग करेगा। लेकिन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम वेज लाती है, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाती है। तो मजदूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी श्रम की कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है, और पूंजी कीमत रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में घट रही है। तो सस्ता कौन हो गया, इन प्रैक्टिस पूंजी। तो कोई प्रोड्यूसर कौन सी टेक्निक प्रयोग करेगा, होगा क्या, थ्योरेटिकली मैंने बताया, प्रैक्टिकली क्या होगा।
कि श्रम एवेंडेंस होते हुए जो वास्तविक अर्थव्यवस्था हम देख रहे हैं कि पूंजी सस्ता हो गया और श्रम महंगा हो गया, इसलिए पूंजी गहन तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। और जब पूंजी गहन तकनीक का प्रयोग होगा तो फिर क्या होगा? तो अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे कारण हैं, इसीलिए एक टर्म यूज किया जाता है कि कई बार ये टर्म यूज किया गया कि इकॉनमी तो ग्रोथ हो रही है, लेकिन कैसी ग्रोथ? जॉबलेस ग्रोथ। क्या टर्म दिया? रोजगार विहीन समृद्धि। उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादन बढ़ने के ग्रोथ मतलब क्या हो गया? उत्पादन बढ़ना, राष्ट्रीय आय बढ़ना। राष्ट्रीय आय तो बढ़ रहा है लगातार, लेकिन राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी कौन सा यूज कर रहे हैं? कैपिटल। यानी एम्प्लॉयमेंट इलास्टी, जो एम्प्लॉयबिलिटी है, वो क्या हो रही है? लगातार घट रही है, लगातार। कई सारे सेक्टर्स हैं, आप देखो तो हम यहाँ बात करना चाहेंगे सेक्टर वाइज। सेक्टर वाइज बात करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, बहुत डिटेल मैं इसको समराइज कर रहा हूँ। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को लो तो पब्लिक सेक्टर में तो यानी क्या हो रहा है? जो एम्प्लॉयबिलिटी है क्या हो रही है? घट रही है, निगेटिव ग्रोथ रेट है। एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट क्या है? प्राइवेट सेक्टर में निगेटिव है। जो कुछ भी है वो किसमें है? प्राइवेट सेक्टर में। इस और प्राइवेट सेक्टर में कहां पर है? जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट बहुत खराब है, 0.001 इलास्टी है, 0.01 इलास्टिसिटी है, बहुत कम है। तो बढ़ती हुई श्रम शक्ति को जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, अर्थव्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के आधार पर बढ़ती हुई श्रम शक्ति को रोजगार उपलब्ध करना संभव नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत में कैसी बेरोजगारी है? संरचनात्मक बेरोजगारी। ओके, अंडरस्टैंड? तो ये स्थितियां हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया? किया, प्रयास किया है। कैसे किया है? ध्यान दो, सरकार ने जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना, हुआ कि देश का विकास किया जाए, लेकिन शुरू में जो इकोनॉमिक प्लानर्स थे उनमें एक तरह का एक हम कहें भ्रम ही मैं कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक मान लिया, और ये मान लिया कि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो डेवलपमेंट, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा मान लिया कि ग्रोथ होगा डेवलपमेंट हो जाएगा? क्योंकि उनको ट्रिकल डाउन थियरी जो थी उसमें विश्वास था। ट्रिकल डाउन थियरी, ट्रिकल डाउन थियरी का मतलब क्या हुआ? रिसाव प्रभाव, यानी ग्रोथ होगा, जब हाई ग्रोथ रेट होगा तो उसका लाभ क्या मिलेगा? समाज का जो गरीब तबका है उसको मिलेगा। इसीलिए गरीबी के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं चला गया, रोजगारी दूर करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चला गया। अब मैं कार्यक्रम के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो गरीबी को दूर करते हैं, लेकिन किसके माध्यम से? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, रोजगार सृजन के कार्यक्रम हैं, और रोजगार सृजन के माध्यम से बेरोजगारी को कम करने की बात करते हैं, अधिकांश करते हैं। लेकिन गरीबी और बेरोजगारी संबंधी जो कार्यक्रम हैं, जो स्कीम्स हैं देश में, वो 1970 के पहले नहीं बने। 1970 1970 के पहले, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना तक हम कह लें तो कोई प्रमुख मुद्दा नहीं था गरीबी और बेरोजगारी। क्यों नहीं मुद्दा था? क्योंकि माना जाता रहा ये थियरी, ट्रिकल डाउन थियरी, कि समृद्धि होगी तो विकास होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब जाकर लगा कि नहीं, समृद्धि नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए। समृद्धि होगी, विकास होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन विकास होगा, समृद्धि होगी। अब चेंज हो गया हमारा,
कि हम किसको फोकस करेंगे, डेवलपमेंट को फोकस करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। और जब डेवलपमेंट की बात करने लगते हैं तो डेवलपमेंट में जो ग्रोथ के अलावा, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम के अलावा जो और सारे कंपोनेंट हैं, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इसको शामिल करते हैं। इसीलिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ बेरोजगारी दूर करो का नारा आया, स्लोगन दिया गया, और उसी में बहुत सारे कार्यक्रम उसी के बाद से, यानी स्पेशल एफर्ट्स फॉर पॉवर्टी एलिविजन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुरू हो 5वीं पंचवर्षीय। विशेष प्रयास उसके पहले नहीं हुआ, विशेष प्रयास कब होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना से। जो प्रोग्राम बने हैं, जितने भी प्रोग्राम बने हैं उसको यदि समराइज करें हम, क्योंकि प्रोग्राम बहुत सारे, नंबर था प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम के बारे में चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन उसको समराइज करो तो आपको मिलेगा। हमने आपसे कहा था कि बहुत कम ऐसे प्रोग्राम हैं जो गरीबी पर सीधे अटैक करते हैं। अधिकांश ऐसे प्रोग्राम हैं जो रोजगार सृजित करते हैं और उसके माध्यम से बेरोजगारी को कम करने का काम, अधिकांश प्रोग्राम। लेकिन उन प्रोग्राम को ध्यान से देखो तो कुछ चीजें आपको मिलेंगी, वो इस तरह, जैसे हमने कहा था गरीबी की जड़ कहाँ है, बोलो, स्कीम्स, जितने कार्यक्रम हैं पॉवर्टी एलिविजन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है, कैसे हैं, ध्यान। नंबर 1, अधिकांश प्रोग्राम जो बने हैं वो कैसे हैं बने हैं प्रोग्राम, गरीब की जड़ कहाँ है, इसीलिए अधिकांश प्रोग्राम जो मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे, रूरल एरियाज में। किसके लिए, कौन गरीब है, शुरू में प्रोग्राम पर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, और कौन, लैंडलेस लेबरर्स, इनके, ठीक है। तीसरा, जो प्रोग्राम हैं, जितने भी प्रोग्राम हैं उनको आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि प्रोग्राम अधिकांशतः सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से चला, फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है वो दोनों सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का होता है, ठीक है। अधिकांश कार्यक्रमों को जो लागू करने की जिम्मेदारी होती है किसकी होती है, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट लागू करता है, ठीक है। फाइनेंशियल जो मेजर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। अधिकांश कार्यक्रमों में सेंटर और स्टेट का हम यदि स्टेट का यदि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देखें प्रोग्राम में, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ प्रोग्राम है जहाँ 90% सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और 10% सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट करता है, जैसे मनरेगा की बात करें। लेकिन अधिकांश कार्यक्रमों में जो इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सारे प्रोग्राम के बारे में बता पाना बड़ा मुश्किल था, समय बहुत कम है, इसलिए उसको समराइज करके बता रहा हूँ। आपको मिलेगा कि पहले था 75% और 25% अधिकांश प्रोग्राम में सेंट्रल और स्टेट का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है, अब वो चेंज हो गया। अब कितना हो गया है, कितना हो गया है, नहीं पहले 80% और 20%, अब कितना हो गया है 75 और 25। सेंटर में थोड़ा कम कर अधिकांश का, पहले 80% सेंटर जो है देती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 20% स्टेट गवर्नमेंट अपना करता था। लेकिन अब थोड़ा चेंज किया है, सेंटर ने क्या किया, 75% कर लिया, अपना घटा लिया, और स्टेट का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस को बढ़ा दिया इतना %। ओके, दूसरी बात, जो प्रोग्राम है उन प्रोग्राम को हम ध्यान से देखें। अब पॉइंट हो गया 4, क्या मिलेगा आपको, एक और महत्वपूर्ण चीज जो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि कई सारे प्रोग्राम को रीनेम किया गया है। रीनेम
और इंटीग्रेट किया गया है। क्या किया गया है? और पांचवा क्या हो गया है? इंटीग्रेट किया, पुनः नामांकन किया गया, दूसरा नाम दिया गया, रीनेम्ड, और इंटीग्रेट समन्वित किया गया है। यानी जैसे मान लो जो रोजगार के लिए जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम देश में चलाया जा रहा है, उसका नाम पहले क्या था? नरेगा। बाद में क्या आया उसका नाम? यही नहीं, बहुत सारी योजनाएं थी ग्रामीण क्षेत्र में जिसका नाम था, हम बताएं, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं थी, मैंने एग्जाम्पल दिया है, उनका नाम बदला गया, नाम उनका बदल गया। और कई सारी योजनाएं जो थी अलग अलग चल रही थी, हम आपको दिखाएंगे, उनको कंबाइन कर इंटीग्रेट किया। क्यों ऐसा किया? देखो ध्यान, एक इसलिए कि जब भी रिनेम किया जाता है, बहुत सारी योजनाओं का नाम रिनेम किया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार, उसका नाम दूसरा पहले था, योजना वही है। जवाहर रोजगार योजना, एक योजना चलती है जवाहर रोजगार योजना, कहाँ पर? गांव में, और उन्हीं का आधा नाम चलता नेहरू जी का नेहरू रोजगार योजना शहरी क्षेत्र में, और उसका नाम बदल दिया गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती स्वर्ण जयंती संपूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना, नाम बदला गया है। नाम क्यों बदला? इंटीग्रेट क्यों करते हैं? देखो ध्यान, रीनेम करने से होता क्या है कि कोई भी स्कीम जो लंबे समय से चल रही उस नाम से, उसको जब रीनेम करते हैं तो उसमें एक नई एनर्जी के साथ इंप्लीमेंट करने का एक मौका मिलता है। ये लगता है कि एक नई स्कीम है, एक नई एनर्जी के साथ इंप्लीमेंट, क्योंकि बहुत बड़ा जो इशू है, जो एक मुद्दा है, वो इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है, क्रियान्वयन। प्रायः कहा जाता है कि भारत में जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इनके लिए, यानी गरीबी और रोजगारी संबंधी जो उनका क्या है, बेहतर तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। जो बेटर इम्प्लीमेंटेशन है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, प्रभावी क्रियान्वयन, वो नहीं हो पाया, ये लगता था। लेकिन उसको ध्यान में रखा, रिनेम इसीलिए किया गया ताकि एक नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ उस कार्यक्रम को फिर लाया जाए। जैसे आप टाइम टेबल बनाते हो, टाइम टेबल ही होता है, कुछ दिन उस टाइम टेबल पर आप पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, आप इंडिफरेंट हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, पढ़ना बंद कर देते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर एनर्जी आती है, उसको फाड़ के फिर नई टाइम टेबल बनाते हैं। तो क्या टाइम बदल जाता है? क्या टाइम हो ही जाता है, खाना खाने का टाइम है, सबका टाइम वही है, लेकिन क्या क्या नया टाइम टेबल बनाया एक नई एनर्जी के साथ, आज पढ़ेंगे, ठीक वही चीज़ है, और कोई अंतर नहीं रही। दूसरी बात, कई सारे प्रोग्राम जब चलते हैं तो कई सारे प्रोग्राम का जो स्कीम्स है उनका गोल एक ही है, गोल तो कहिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, पॉवर्टी को कम करना। लेकिन प्रोग्राम बहुत सारे हैं, एक साथ प्रोग्राम चल रहे हैं। जब एक साथ प्रोग्राम चलते हैं, सबके नोडल एजेंसीज अलग अलग हैं, तो कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है, समन्वय में। तो बेटर कोऑर्डिनेशन यदि करेंगे तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, प्रोग्राम का जो इम्प्लीमेंटेशन अधिक इफेक्टिव हो जाएगा। तो फॉर द पर्पज ऑफ बेटर कोऑर्डिनेशन, प्रोग्राम शुड बी इंटीग्रेटेड। इसीलिए यानी बेटर इंप्लीमेंटेशन के लिए, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए रीनेम करना और इंटीग्रेट करना एक ही है। जैसे नाम सुनो, एक नाम ही है, बहुत महत्वपूर्ण योजना रही जो 1980 में, 1979-80 में वो प्रोग्राम आया। उसके पहले बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे थे, आपको हम बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ, जो स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुए कार्यक्रम का, उसको हम बताएंगे आपको, उसमें बताएंगे आपको। उसको हमने अलग से स्ट्रक्चर बनाया, किताब में नहीं है, कैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए। ध्यान दो, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक विशेष योजना रही है और हमेशा याद की जाती है, उसका नाम है IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नाम क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या कोई प्रोग्राम था? नो,
बहुत सारे जो कार्यक्रम चल रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में, उन सबको क्या किया गया, मिला दिया गया। तो नाम दिया गया समन्वित ग्राम विकास योजना। समन्वित जोड़ा भी गया, समन्वित ग्राम विकास योजना। तो बहुत सारे जो प्रोग्राम चल रहे थे अलग अलग, उनको मिला करके एक नाम दिया गया समन्वित ग्राम विकास योजना, IRDP। मैंने आपको बताया था जब हम लोग रूरल फाइनेंस पढ़ रहे थे, मैंने बताया था कि IRDP के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट के बहुत सारे अवसर ढूंढने का प्रयास किया गया। और IRDP स्कीम के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के संभावना वाले जो रूरल इंडस्ट्रीज थी, उनके डेवलपमेंट के लिए रूरल फाइनेंसिंग की बात की गई। और जो नेशनलाइज्ड बैंक थे, उनको जिम्मेदारी दी गई कि उनको प्रियरिटी के बेसिस पर, वरीयता के आधार पर जो IRDP स्कीम में जो भी प्रमुख बिंदु हैं, उनसे संबंधित उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया। ठीक है, ये बात मैंने चर्चा की थी आपसे। तो क्या किया गया, रिनेम किया गया, इंटीग्रेट किया गया। ये एक चलता रहा है। महत्वपूर्ण बात एक और है कि आज के समय में यदि हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को घटाना चाहते हैं, और हम जान रहे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट वेलोसिटी है वो लगातार घट रही है, ये भी जान रहे हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो छोटा है, स्ट्रक्चर को इनलार्ज करने की आवश्यकता, बढ़ाने की आवश्यकता। बहुत सारे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, दो तरह के एम्प्लॉयमेंट होते हैं। कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट होते हैं? एक होता है वेज एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है? वेज एम्प्लॉयमेंट। और दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मजदूरी रोजगार और स्वरोजगार। मजदूरी रोजगार और स्वरोजगार, ध्यान। इन जितने भी प्रोग्राम आप पढ़ोगे उसमें क्या मिलेगा आपको, बहुत सारे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाले प्रोग्राम हैं वो इससे रिलेटेड है, वेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। कई सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट, जैसे IRDP मैंने क्या किया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला प्रोग्राम था। संपूर्ण ग्राम समृद्धि योजना, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसका नाम सुना है नहीं सुना है? PMRY जो 1993 में शुरू किया गया था। 1993 में किसके लिए, कौन से, किसके लिए, किस प्रकार के रोजगारों के लिए? जो शिक्षित बेरोजगार थे उनके लिए। उनकी डिग्री क्या होती है, सी लगती है, एम्प्लॉयड कर दिया गया। उनको बैंक से लोन मिलता है, कुछ उनमें सब्सिडीज भी होती है 20%, और अपना वो क्या स्वरोजगार कर सकते हैं। कई सारे देखो ऑटो चालक लिखा रहता प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ऑटो पर पीछे देखा नहीं देखा, ठीक है। 1993 में जब स्कीम शुरू हुई प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये शहरी क्षेत्र के लिए थी पहले, क्योंकि माना गया कि बेरोजगार शिक्षित बेरोजगारी कहाँ पर है, शहरी क्षेत्र। लेकिन बाद में महसूस किया कि नहीं, शिक्षित बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। तो 1995 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया। पहले यहाँ क्या था, अर्बन के लिए था, यहाँ क्या हुआ, अर्बन एंड रूरल 95। ये क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, PMRY। जो सबसे बड़ा एक कार्यक्रम चल रहा है रोजगार के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जिसे आपने कहा मनरेगा, उसका जब 2006 में था नाम था उसका नरेगा था। 2009 में क्या कर दिया गया, उसका नाम मनरेगा, महात्मा गांधी जी के नाम से कर दिया गया मनरेगा। 2009 में हुआ था, 2 फरवरी 2006 से शुरू हो गया प्रोग्राम, ठीक है, नरेगा। तो नरेगा क्या है, एक तरह का वेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, मजदूरी रोजगार सृजित करता है नरेगा। नरेगा मनरेगा क्या करता है, वेज एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट, मजदूरी रोजगार देता है। कैसे लोगों को रोजगार देता है, जो अनस्किल्ड हैं,
रूरल एरियाज के जो अकुशल श्रमिक हैं उनको मजदूरी रोजगार दिया जाता है मनरेगा के माध्यम से। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आता है कि कुशल को दिया जाता है या अकुशल को। इसमें किसको दिया जाता है, बीपीएल वालों को कि एपीएल वालों को? दोनों को दिया जाता है। जब स्कीम बन रही थी, ये स्कीम जब आ रहा था, मुझे याद है उस समय चर्चा में आया था, एक नाम है जीन ड्रीज, नाम सुना? और बड़ा नाम है, AK सेन के साथ बहुत काम किया। उन्हीं का रिकमेंडेशन, जीन ड्रीज का रिकमेंडेशन। पहले प्रोग्राम चल रहा था बीपीएल के लिए, जीन ड्रीज का नहीं, उनका रिकमेंडेशन था कि नहीं इसको क्या किया जाए, एपीएल बीपीएल दोनों की। जीन ड्रीज बहुत बड़ा नाम है, AK सेन के साथ बहुत काम किया। एपीएल और बीपीएल दोनों अनस्किल्ड लेबर के लिए इंप्लायमेंट देता है। कौन सा इंप्लायमेंट? वेज इंप्लायमेंट। तो आप देखें ना, जो एक तरह का हम देख रहे हैं चेंजेस क्या है, ये जो जितने प्रोग्राम पढ़ोगे उसमें चीजें मिलेंगी। वेज इंप्लायमेंट, सेल इंप्लायमेंट रीनेम किया गया, इंटीग्रेट किया गया, रूरल एरियाज में अधिक है, अर्बन एरियाज में कम है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। सेंट्रल स्टेट का क्या कंट्रीब्यूशन है आपको मिलेगा। एक तरह का जो हमने कहा कि जितने प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी को कम करने वाले, उन कार्यक्रमों की लगभग कमोबेश स्थिति यही है। इसका मतलब होगा कि जो प्रोग्राम्स हैं, यानी एक हम मान लें शहरी क्षेत्र के लिए कार्यक्रम कौन कौन है, दूसरा मान लें ग्रामीण क्षेत्र के लिए कौन कौन से कार्यक्रम हैं, तो सबसे अधिक कार्यक्रम कहाँ के लिए मिलेंगे? क्यों? क्योंकि गरीबी की जड़ वही है, बेरोजगारी भी कहाँ से आ रही है? वहीं से आ रही है। इसीलिए बहुत सारे कार्यक्रम, अधिकांश कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाए गए, क्या गरीबी से रिलेटेड हो या बेरोजगारी को दूर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड कार्यक्रम। उनका एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो मुझे लगता है कि प्रोग्राम्स आप पढ़ लेंगे, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, मनरेगा वगैरह ठीक से पढ़ लीजिए, जितने भी प्रोग्राम्स हैं आप पढ़ लीजिएगा। कुछ दिक्कत आती तो आप उनसे बात करिएगा, फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे।